एनर्जी वेम्पायर्स में मैं आपको 2-3 कैटेगरी बताती हूँ। जो स्टार्ट होता है ब्लैक मैजिक से, ओके, एविल आई होती है, और आपके आसपास की एनर्जी, सराउंडिंग एनर्जी जो एक वाइब्रेशन के रूप में आपके साथ होती है, नेगेटिव एनर्जी। ओके। तो इसमें जो है, अगर मैं एक बहुत कॉमनली जो इफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में, वो है एविल आई। हाँ, वो इतने मतलब इंटेंसली आपके ऊपर हिट करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ये चीज सही चल रही थी, अचानक से खराब क्यों हो गई। हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि देखो, अगर नॉर्मली तो आप किसी को जो है, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो आपके आसपास हैं, आपसे कनेक्टेड है, फोन पे आपसे बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, जो रिलेटेड है आपके रिलेशनशिप से, आपकी ग्रोथ से, आपके फाइनेंस से, आपके करियर से। ये सारी बातें जो है, आप जितना हिडन रखेंगे, आपकी लाइफ जो है उतनी ज्यादा स्मूथ रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम बात करते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स से जो कहीं ना कहीं हमें लाइफ जर्नी सिखाते हैं। और आज जिस एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं, शी इज मास्टर इन हीलिंग एंड अ नेक्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग। शी हील्स थ्रू साउंड। कैसे, आइए जानते हैं इशिता शर्मा जी से। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैम, ये आपको कब फील हुआ कि हीलिंग इज योर ट्रू पर्पस? जब मुझे मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक मिलना शुरू हुए, सिर्फ इससे कि मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, यू हैव हील्ड माय सोल। ओके। तो मेरे क्लाइंट्स ने जब मुझे ऐसे फीडबैक्स देना शुरू किए, तो मुझे रियलाइज हुआ, इनफैक्ट जो मेरी गुरु जी हैं जिनसे मैंने सारी विद्याएं सीखी हैं, अच्छा, उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया था कि इशिता आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सी ऐसी हीलिंग की कैटेगरी है जो मुझे बहुत एक्साइट करती है, जिसके साथ जुड़ के मैं अपनी क्लाइंट्स को जो है रियल में हील्ड फील करा सकती हूँ। तो फिर मुझे पता चला साउंड हीलिंग के बारे में। उन दिनों मैं ऋषिकेश बहुत जाया करती थी। अच्छा। अभी भी जाती हूँ। तो वहाँ पे मुझे साउंड हीलिंग के बारे में पता चला और फिर मैं इस फील्ड में आई। ग्रेट। तो मैम, गोइंग फॉरवर्ड, इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का सबसे इजी तरीका क्या है? इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, कि आपको अपने प्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। हाँ जी। आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते हैं। उसका सबसे पहला रीजन ही होता है कि माइंड में बहुत सारे थॉट्स रन कर रहे होते हैं, और इस वजह से इंसान जो है स्टेबल होकर बैठ नहीं पाता है। 5 मिनट में उठ जाएंगे, 10 मिनट में। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मैम, लोग मुझे कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए 10-10 मिनट भी बैठना, फिर धीरे धीरे उसको 20 मिनट में कन्वर्ट करो, पर अनटिल अनलेस आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। तो वो उसकी जर्नी ही शुरू होती है जब आपके इंटेंशंस प्योर होते हैं। हाँ जी। आपके अंदर प्योरिटी होती है, तो फिर आप उस जर्नी पे आगे बढ़ सकते हो। और अपने इंट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, थॉट्स तो आते हैं। हाँ जी। ठीक है, थॉट्स मुझे भी आते हैं, थॉट्स सबको आते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है थॉट्स का। पर आपको कैसे थॉट आते हैं, ये हमारे कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। द मोमेंट आपको ये पता लग रहा है ना कि ये थॉट कोई नेगेटिव थॉट है, चाहे वो आपके खुद के लिए हो या आप दूसरे के लिए रख रहे हो वो थॉट, उस थॉट को वहीं पे आपको कट करना है। अपने ब्रेन को ये मैसेज देना सीखे कि नहीं, ये थॉट मेरे लिए सही नहीं है, चाहे मैं दूसरे के लिए भी सोच रहा हूँ तो भी सही नहीं, तो भी सही। हाँ, सही बात है। एक मिथ अबाउट स्पिरिचुअलिटी जो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है आजकल, वो क्या है? कि स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा।
कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, ज्वेलरीज है, बैंक बैलेंस है, तो आप स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हो? अच्छा। पर स्पिरिचुअलिटी का एक ही फंडा है, खुश रहो और हर चीज से मोह का त्याग करो, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो भी चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, जब हम इस दुनिया से जाएंगे वो हमारे पास नहीं होंगी। सही बात। ये कॉन्शियसनेस है। और जब माइंड इस चीज को समझता है तो आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहते हुए स्पिरिचुअली एग्जिस्ट कर रहे होते हो। ओके। ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी धर्म गुरु हैं या स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके पास लग्जरी नहीं है, बहुत है ना। लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि मैं जब जाऊंगा तो ये चीजें मेरे साथ नहीं जाएंगी। हाँ जी। इसीलिए लोग उनको मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जो भी वो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है और ये एक बहुत बड़ा मिथ भी है। सही बात है। मैम वापस आते हैं साउंड हीलिंग पे। अगर कोई बिगिनर हो तो उसके लिए साउंड थेरेपी का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली आपके पास आना। हाँ करेक्ट, मेरे पास आना। और जब कोई भी क्लाइंट एंटर करता है हमारे पास, वो जिस तरीके की बातें कर रहा होता है हमसे, उसे हम ये एनालाइज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी कौन सी चक्रा में ब्लॉकेज है। ओके। तो हमारे पास 7 चक्रा बोल का सेट होता है। अच्छा। जो हम उसके उस पर्टिकुलर पार्ट पे रख के उसको साउंड बाथ देते हैं, उसको हीलिंग देते हैं। तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउंड बाथ ओनली। ओके। पहले आप उसको एक बहुत कामिंग साउंड बाथ देते हो, उसके बाद उसकी डीप हीलिंग होती है। फिर उसमें आप जो है 7 चक्रा बोल को यूज करते हो, हाफ मून वे में यूज करते हो, फुल मून वे में यूज करते हो। इसके सेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल क्या है, एंजाइटी या डिप्रेशन या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एंजाइटी और डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों को की इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं जिसपे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके। या बहुत सारे लोग ग्राउंडेड नहीं होते हैं, वो बहुत हवा में बात कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पता होते हुए भी वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वहां पे उनका जो है रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, मणिपुरा चक्रा में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं दूसरों को, उनके लिए आजकल हेल्पिंग वर्ब है। करेक्ट। और लोग इसको बहुत प्रेज भी करते हैं कि यार गाली नहीं दिया तो दोस्ती कैसी हुई, या ऐसा नहीं है। हाँ, आप रील्स में भी देखोगे कि जो लड़कियां गाली देती हैं वो मन की बहुत साफ है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आपका मन गंदा है तभी आप गालियां निकाल रहे हो। यानी मेरा साफ है, मैं कभी गाली नहीं देता। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मन का साफ होना बहुत जरूरी है। तो उनके विशुद्धि चक्रा में ब्लॉकेज होता है। ओके। इसलिए वो गालियां निकालते हैं। तो हम जो अगर उनको पता है और उनको लगता है कि ये ट्रीट होना चाहिए, तो फिर हम उन्हें विशुद्धि चक्रा की हीलिंग देते हैं। तो ये ऐसे 7 चक्रा ऐसे चलता है, स्टार्ट्स फ्रॉम साउंड बेदिंग। ओके, ग्रेट। तो क्या साउंड हीलिंग इमोशनल वुंड्स को भी रिलीज कर सकता है? बिल्कुल। और कैसे? उसमें क्या होता है, जो हमारे पास टूल्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम गोंग होता है। ओके। गोंग की वाइब्रेशन बहुत हैवी होती है। अच्छा। तो वो पर्टिकुलर इंसान जब आता है और वो अपना पेन बताता है, तो हम उसे गोंग से हीलिंग देते हैं। सिर्फ एयर बाथिंग देते हैं उससे, गोंग से, ठीक है। आप गोंग को मारोगे मैलेट से और उसमें झन करके एक झनकार भरी हुई आवाज आती है। हाँ जी। और वो उससे आप उसकी पूरी बॉडी पे ना आप उसको फ्लो कराते हो। और क्या होता है कि वो इंसान जो है ना, वो आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांगली पहुंचते हैं, वो आपके माइंड को इतना स्ट्रांगली हिट करते हैं कि वो आपका ट्रॉमा रिलीज होता है। अच्छा। और वो इंसान जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ओके। वहां पे हम भी एक मैसेज उन्हें देते हैं बहुत कामली कि आपके अंदर जो भी है आप यहाँ पे रिलीज करो, अपने सोल को जो है ना फ्री करो इस चीज से। कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, या कोई पेन है किसी को खोने का, तो आप उसको रिलीज करो। और इसमें सिर्फ साउंड हीलिंग ही नहीं, अगर हम कुंडलिनी को डाल दें, कुंडलिनी योगा को, वो भी बहुत एक्टिवली काम करता है इसमें। अच्छा। कुंडलिनी में इमोशंस रिलीज कराए जाते हैं ये बोल के कि आप शाउट करो, चिल्लाओ जिस हद तक चिल्ला सकते हो। और जब जो भरा हुआ इंसान होता है ना, वो जब चिल्लाना शुरू करता है फिर नहीं रुकता वो सारे आंसू गिरा गिरा के ही मानेगा, उसके सारे आंसू गिर जाएंगे उस मोमेंट में। वो चाहे कितना भी पत्थर बन जाए, फ्री हो जाएगा। बिल्कुल फ्री हो जाता है।
तो ऐसा कोई मोमेंट आया है जब किसी की हीलिंग प्रोसेस ने आपको खुद इफेक्ट किया हो? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किसी, मेरे साथ तो ये अक्सर होता है, पर अगर मैं आपको सच बताऊं, स्पेशली जब मेरे पास फीमेल क्लाइंट्स आती हैं, मतलब मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक होना नहीं चाहती, पर हुआ है ऐसा। जैसे एक फीमेल क्लाइंट, 2 फीमेल क्लाइंट ऐसी भी मेरे पास आई हैं जो रो रो के मुझे कॉल करती हैं और कहती हैं कि मैम मुझे ठीक कर दो, मेरी जिंदगी जो है तबाह हो चुकी है। तो आई कैन फील दैट पेन। उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूं इसके लिए, तो उस टाइम हीलिंग भी काम आती है। तो ये ना सिर्फ ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने फील किया है जब मैं हीलिंग दे रही होती हूँ, मैंने तब भी फील किया जब क्लाइंट मुझसे फोन पे बात कर रहे होते हैं। ओके, तभी रियलाइज होता है कि वो पेन में है, बहुत पेन में, तभी कोई ये कह रहा है। चाहे 1-2 मेल क्लाइंट्स भी ऐसे आए हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे कहा कि मैं, मेरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, बताओ मैं क्या करूं। तो फिर उस टाइम लगता है कि उस टाइम वर्थ लगता है, एक तो जिस प्रोफेशन में हूँ कि लोग मुझसे बात करके अच्छा फील कर रहे हैं, और ये जो स्किल्स मेरे पास आई हैं वो सही यूज हो रही है, उनका यूज भी सही हो रहा है। तो ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं जब ये चीजें सीख भी रही थी विद्याएं, तो भी मैंने अपने ग्रुप में देखा था कि लोग किस तरह से अपने इमोशंस को रिलीज कर रहे थे उस सीखने के दौरान में। हाँ जी। तो होती हैं ऐसी चीजें, लोग रिलीज करते हैं और ये ऑटोमेटिक होती है, आपके चक्रास वाइब्रेट करते हैं। ओके, ग्रेट। मैम, आप पर्सनली कौन सा फ्रीक्वेंसी या साउंड रिचुअल फॉलो करते हैं जो आपको सबसे इफेक्टिव लगता है? मुझे ऑफ कोर्स मुझे 7 चक्रा बोल सेट से हीलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। उसके साथ मुझे गोंग भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनली बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ गोंग से। और जब भी वो आवाज होती है ना, वो तो मुझे लगता है कि सिर्फ क्लाइंट्स को तो जिस हद तक हिट होता होगा होता ही होगा, वो मुझे भी मेंटली और मेरे सोल लेवल पे जाके हिट करता है। अच्छा। तो ये 2 चीजें हैं। उसके अलावा तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें आपका रेन स्टिक हो गया, शैमनिक ड्रम हो गया, और हर टूल जो है आपको अलग अलग लेवल पे हिट करता है। हाँ। पर ये 2 चीजें जो है, 7 चक्रा बोल और गोंग, मतलब these 2 are my favorite. ग्रेट। मैम, यू आर इनटू न्यूमरोलॉजी एज वेल, तो न्यूमरोलॉजी का रियल पर्पस क्या होता है? प्रेडिक्शन या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग? प्रेडिक्शन तो आप बहुत, मैं अगर ऑनेस्टली जवाब दूं आपको इस चीज का, तो प्रेडिक्शन बहुत छोटे लेवल पे होता है इसका। क्यों? क्योंकि हम जो है न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक पर्सनल ईयर तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो वैदिक की जगह नहीं ले सकता। कुंडली जो देखकर, जो कुंडली देखकर जो लोग बताते हैं वो एक अलग चीज है, वो एक अलग स्टडी है। पर न्यूमरोलॉजी से आपकी लाइफ में फास्ट चेंजेस आ सकते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, और ये चेंजेस मैंने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, इसलिए। हाँ। अच्छा। तो जैसे अगर आप अपने बर्थ डेट को अपने नाम के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, अच्छा, अपने घर के नंबर के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कई सेलिब्रिटीज नाम चेंज करते हैं। करते हैं कई लेवल पे आने के बाद, कई साल काम करने के बाद करते हैं। आई गेस रितेश देशमुख ने भी आई लगाया या ई लगाया, ऐसे तो करते हैं वो। हाँ, वो टाइम टू टाइम। अब जैसे किसी का पर्सनल ईयर राहु का आ गया है, हाँ जी, ठीक है, और उसको जरूरत है कि उसका नेम नंबर उस पर्सनल ईयर पे सिंक्रोनाइज हो उसके साथ जाके। हाँ जी। मे बी उस पर्टिकुलर टाइम में उनके बिजनेस में या उनके करियर में मेजर डाउनफॉल आ गया, तो वो फिर पैनिक हो जाते हैं। हाँ, रुक नहीं पाते कि नहीं, मुझे इस चीज को ठीक करना है। तो वो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके आप इस चीज को बैलेंस कर सकते हो। अच्छा। और आप चाहो तो हर 2-3 साल में अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करा सकते हो। अपने घर का नंबर, अगर जैसे आजकल तो नंबर अलॉटेड है, आपको जो फ्लैट नंबर मिला आप वही यूज कर सकते हो। जी। पर आप अपने घर का नाम रख सकते हो बैलेंस करके, भी कर सकते हैं। हाँ। तो वो जब बैलेंस हो गया, नंबर से बड़ा अगर आपका नेम प्लेट हो गया घर का, तो इफेक्ट जो है उस नाम का हो जाएगा उस घर पे। ओके। तो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो वैदिक के और न्यूमरोलॉजी के दोनों के एस्पेक्ट बिल्कुल अलग हैं। भले ही वो जो है एक तरह से प्रेडिक्शंस पे ही काम करता है, पर न्यूमरोलॉजी ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है और बहुत जल्दी लेके आ सकता है। ओके। मैम, डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है एक इंसान के बारे में, और सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ आपके हिसाब से कौन सी है?
डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बताती है। अच्छा। उसके कॉम्बिनेशंस जो हैं पूरी पर्सनालिटी बता देती है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो करती हूँ, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया हो, उसने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ दी और मैंने उसकी पर्सनालिटी बताई हो तो उसने कहा हो कि मैम आप गलत बोल रहे हो। ओके। ऐसा नहीं होता। वो पूरा का पूरा आपकी पर्सनालिटी को बता देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपकी लाइफ कितनी बैलेंस्ड है, सब कुछ बता देगा। और ऑफ कोर्स सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ जहां पे आप पूछ रहे हो तो नंबर 1 की सीरीज जो होती है नंबर 3 की सीरीज होती है, ओके, नंबर 6 एंड नंबर 8, ऑफ कोर्स नंबर 9 वी कैन नॉट डिनाई, मार्स की एनर्जी लेके आता है। बिल्कुल। तो ये और हर डेट ऑफ बर्थ की अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी खासियत है। हाँ जी। मैंने नंबर 7 वालों को भी बहुत सक्सेसफुल देखा है अपने फील्ड में, मैंने नंबर 8 वालों को भी देखा है। जबकि लोग कहते हैं कि शनि का नंबर है तो वो बहुत स्लो काम कराता है, बहुत स्ट्रगल दे देता है, पर ऐसा नहीं होता, अबंडेंस लेके आता है। जब शनि भगवान देते हैं तो हाँ, वो नहीं देखते, नहीं बिल्कुल नहीं, वो भर के देंगे। राहु का नंबर है, अगर आप अपनी एनर्जीज को, अपने माइंड को जितना पॉजिटिवली, जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप जिस फील्ड में भी हो, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। लोग कहते हैं कि राहु की महादशा में चीजें खराब होती हैं, पर अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो ना, तो आपको राहु जो है एक मिनिमम लेवल तक परेशान कर सकता है, पर आपकी लाइफ में उथल पुथल नहीं करेगा। सही बात। ये सारी चीजें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, पर्सनली, इसलिए मैं अपनी क्लाइंट्स को भी इसी तरह से बताती हूँ। जब भी उनका कॉल आता है कि राहु की दशा चल रही है, क्या करें मैम, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाओ। सही बात। तो क्या न्यूमरोलॉजी से रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी भी इम्प्रूव की जा सकती है? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्योंकि आपका पार्टनर किस नंबर का है, अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है ये देखना कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब जैसे अगर किसी का मूलांक 8 है, उसका पार्टनर अगर नंबर 2 वाला है, तो वो विष योग बना देता है। अच्छा। तो वो तो इतनी लड़ेंगे। हाँ, वो इतनी मेजर फाइट्स देगा ना, क्योंकि नंबर 8 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, शनि देव का नंबर है, मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, भले ही वो स्लो है अपनी चाल की वजह से, पर वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 मून का नंबर है, वेरी काम, उसको चाहिए पैम्परिंग, उसको चाहिए प्यार दुलार, शनि वो दे नहीं पाता है, उसको लगता है ये क्या है, तो वो विष योग बना देता है, अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, तो वो चीज काम नहीं करती है। और ऐसे ही कुछ नंबर्स और हैं, जैसे 4-2 का कॉम्बिनेशन होता है, 4-6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, 8-6 बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, लग्जरी ले आएगा, अबंडेंस ले आएगा, पर जो है नंबर 2 के साथ 8 अच्छा काम नहीं करता। और भी कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी देखा है कि राहु केतु वाले हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे नंबर 4, नंबर 7 जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, वो हस्बैंड वाइफ है, फिर भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। ओके, वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पे राहु अपनी एनर्जीज को सही तरह से चैनलाइज नहीं करेगा, वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट देगा ही देगा। ओके। क्या होता है कि ये दोनों अलग भी नहीं रह पाते, ये दोनों साथ भी नहीं रह पाते, प्रॉब्लम वहां पे आती है इन दोनों के बीच। सही बात है। मैम, टैरो कार्ड्स को ज्यादातर लोग सुपरस्टिशियस समझ लेते हैं, आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करते हैं? टैरो कार्ड्स प्योरली एनर्जी बेस्ड होते हैं। ओके, ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ, हालांकि अब तो सारी चीजें ऑनलाइन चलती हैं, क्लाइंट्स जो है वो कॉल्स पे आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर्सनली विजिट करने वाले क्लाइंट्स भी आते हैं, पर उनकी तादाद बहुत कम है, लोग आजकल प्रेफर करते हैं कॉल पे बात करें। पर कार्ड्स जो हैं वो एनर्जीज कैच करती हैं। ओके। जो रीडिंग करता है उसकी भी, और जो रीडर करवाने वाला आ रहा है उसकी भी एनर्जीज कैच करती है। ओके। अगर जैसे मैं रीडिंग देती हूँ, अगर मेरी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग नहीं है तो वो कार्ड्स जो है गलत आएंगे ही आएंगे। अच्छा। लेकिन अगर मैं इंट्यूटिव हूँ और जो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी को समझ पा रही हूँ कॉल पे भी, तो कार्ड्स जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अच्छा। मतलब पॉजिटिवली आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है इसके जीवन में, और ऐसा नहीं है ये कि वो गलत जो है प्रेडिक्शन देती हैं या गलत एनर्जीज कैच करती हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। ओके। टैरो कार्ड बहुत एक्यूरेट होता है।
बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो आपको गलत रीडिंग दे रही है। वो डिपेंड करता है कि अगला जो ले रहा है उसकी एनर्जी कैसी है और जो रीडिंग दे रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी है, ये प्योरली उन पे डिपेंड करता है। इसमें स्किल्स और नॉलेज कितना मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। एक टैरो कार्ड में बहुत सारी चीज होती है। अगर आप एक कार्ड देखोगे, उसमें कलर्स होते हैं, उसमें जो है कहीं कहीं पे आपको एनिमल्स दिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको स्टार दिखेगा, मून दिखेगा। इसका अपना मीनिंग है, ठीक है। कोई कार्ड ऐसा होता है जो अबंडेंस वाला कार्ड होता है, तो अगर कोई करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर वो अबंडेंस रिलेटेड कार्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके करियर का ग्रोथ आने वाले टाइम में वो होके ही रहेगा। हो सकता है उसको नहीं पता हो कि उसके लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर जो है वो नहीं जान रहा है आने वाले 2-3 महीने में क्या चेंजेस होने वाले हैं, पर जो कार्ड्स हैं वो रीडिंग इसी तरीके से देती है। और रिलेशनशिप की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, करियर की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, आने वाले 2-3 महीने की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी देता है कार्ड। मैम अभी थोड़ी देर पहले यू सेड अबाउट कुंडलिनी योगा, जी, तो लोग इसे डेंजरस भी कहते हैं, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये डेंजरस नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी योगा से कुंडलिनी अवेकनिंग का एज सच कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, ठीक है। कुंडलिनी योगा बेसिकली आपको सिखाता है कि आपको आपके चक्रास कैसे बैलेंस करने हैं। कुंडलिनी अवेकन करने के लिए तो आपको जो है सच में बिल्कुल आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। बहुत लंबी तपस्या के बाद यू विल फील कि हाँ आपके अंदर चेंजेस आ रही है। एक जो कुंडलिनी अवेकन जिसका होगा उसका खाना पीना, उसका रहन सहन सब कुछ बहुत अलग होगा। वो पर्सन जो है वो आपको दूर से पता लग जाएगा कि ही इज समथिंग, और वो हमारे जैसे ऐसे माया नगरियों में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो माया से परे, बिल्कुल बिल्कुल उनको कुछ नहीं है। उनको पता है कि मतलब उनको उनकी इंट्यूशन और उनका ऑरा फिर आप नहीं उसको मैच नहीं कर सकते। आपको ये ऐसे नॉर्मल दुनिया में नहीं मिलेंगे। लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस एनर्जी को सेफली एक्टिवेट करने का एक बेसिक टेक्निक क्या होगा? जो है आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत हद तक चेंज करना पड़ेगा। आइसोलेट होना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लोग बहुत ज्यादा सोशलाइज होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सोशलाइज होना गलत है, पर जो ऐसे प्रोफेशन में है या जिनको कुंडलिनी के बारे में पता है कि कुंडलिनी एक्टिव होने के बाद में उनकी लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, एक स्पिरिचुअली बहुत अवेकन, बहुत कॉन्शियस इंसान वो होगा, तो उसके लिए जो है आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इस माया की दुनिया से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। पहले तो आपके अंदर वो थॉट आना चाहिए कि मुझे कुंडलिनी अवेकन करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाओगे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डिसिप्लिन और सरेंडर दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे आपकी वो डिसिप्लिन्ड लाइफ शुरू नहीं होगी। आप पहले सरेंडर करोगे, फिर आपको रास्ते मिलेंगे, फिर आपको थॉट्स आएंगे उस डिवाइन कनेक्शन के थ्रू कि अब तुम्हें ये स्टेप लेना है, और ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये डेफिनेटली होती हैं। तो वो डिवाइन कनेक्शन आपको गाइड भी करेगा, लेकिन वो तब गाइड करेगा जब आप सरेंडर करोगे। तो रियल में सरेंडर इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपके डेली रिचुअल्स में क्या है जो आपको ग्राउंडेड रखता है? पहले तो मैं इतना ही अब भगवान की दया से इतनी कॉन्शियस हूँ कि मुझे पता है कि ये जो सारी चीजें हैं एक टाइम पे मैं छोड़ दूंगी। ये आज भी मेरा नहीं है। ये जस्ट एक फैसिलिटी है जो ईश्वर ने मुझे धरती पे अवेल करने के लिए दे रखी है। तो ये चीज मुझे बहुत ग्राउंडेड रखती है। मुझे नहीं है कि मैं इन चीजों की केयर टेकर हूँ, दैट्स इट। मेरे बाद किसी और की होंगी ये चीज, आज जो भी मेरे पास है। और दूसरी चीज की मुझे जो है सुबह जल्दी उठना पसंद है। मैं जल्दी उठती हूँ और मुझे सूर्य को जल देना बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज्यादा, एक तो मेरे खुद के थॉट्स मुझे ग्राउंडेड रखते हैं, और दूसरा जो है ये जो मॉर्निंग रिचुअल होता है, मैं किसी भी कंडीशन पे अपना मॉर्निंग रिचुअल स्पॉइल नहीं कर सकती हूँ। तो मॉर्निंग रिचुअल जो जिसमें आपका जल्दी उठना है, सूर्य देव को जल देना है, थोड़ा योगा करना है या मॉर्निंग वॉक करना है, ये सारी चीजें जो है डिसिप्लिन में ही आती हैं।
आप एक डेली रिचुअल के तहत आप थोड़ा पूजा करते हो, हाँ जी। घर में धूप बत्ती करते हो, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है डिसिप्लिन्ड लाइफ में। फिर आप अपना दिन शुरू करते हो ब्रेकफास्ट करके, और फिर ऑफिस है या क्लाइंट्स हैं, जो भी आपका वर्किंग कल्चर है आप उसको फॉलो करते हो। ये सारी डिसिप्लिन के तहत आती है। यस, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजकल के जेन जी में, खास तौर से यंग जनरेशन में, ये बेसिक प्रिंसिपल्स मिसिंग है? हाँ, उनके अंदर ये लेट तक सोना और फिर कैसे उठेंगे सुबह, क्योंकि वो हैबिट नहीं डेवलप करवा रहे हैं। हाँ। ये मैं कहीं थोड़ा पेरेंटिंग की भी प्रॉब्लम है। ओके। मैं इसको भी कहूंगी, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करने लगे हैं। वो जो है दुलार में इतना ज्यादा उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा जो है पैम्पर कर दिया है कि अगर वो 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो ये उनके लिए मैटर नहीं करती है। पर मैं अपने घर में भी मैंने बच्चों को देखा है। अभी मेरा नेफ्यू है, वो 25-26 साल का है, पर 2000 बॉर्न है वो। पर मैंने उसको आज तक लेट उठते नहीं देखा। वो अभी तो उसकी जिंदगी की शुरुआत ही हुई है, पर मैंने उसको लेट उठते नहीं देखा। वो सुबह जल्दी उठेगा, वो वॉक पे जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो कच्चे घड़े होते हैं। बिल्कुल, जैसे आप ढालोगे वैसे ढलेंगे। तो आप उनको ये कह के नहीं छोड़ सकते कि अरे आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। ऐसा नहीं होता। एफर्ट्स आपको करने बिल्कुल बिल्कुल। मैम, सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई हीलर बन रहा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं जेन्युइन और ट्रेंड में? जेन्युइन और ट्रेंड में, हाँ, ऑनेस्टली बोलूं तो ये डिफरेंशिएट सोशल मीडिया पे करना डिफिकल्ट है। पेजेस आपको वैसे ही दिखेंगे, हर कोई खुद को जेन्युइन कहता है, मैं भी खुद को जेन्युइन कहती हूँ। अनटिल अनलेस क्लाइंट अपना एक्सपीरियंस करे, वो अपने टेस्टिमोनियल्स दे, अपने रिव्यूज डाले, तब तक ये आइडेंटिफाई करना कि जेन्युइन हीलर कौन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली अब मुझसे कोई बात कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि नहीं, मैम से मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से हीलिंग की, लेकिन मैम से बात करके डिफरेंट फील होता है। तो वो चीज आप तक ही रहेगी फिर कि हाँ आप जेन्युइन। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑनेस्टली सोशल मीडिया के टाइम में। लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ फिर देन कैरी होता है। हाँ बिल्कुल। अब एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को बताएगा कि मैंने उनसे हीलिंग ली या मैंने उनसे रीडिंग ली, तो उन्होंने इस तरीके की बात कही। तो वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे है कि आपकी रियलिटी लोगों तक पहुंचे, पर सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क्स इंस्टेंटली, आपका क्या टेक है इसमें? बिल्कुल करती हैं काम, बट अगेन मैनिफेस्टेशन में भी प्योरिटी और इंटेंशन का बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी आप गलत चीजें भी मैनिफेस्ट कर लेते हो और यूनिवर्स आपको वो दे देता है, या गलत तरीके से कर रहे हैं कि आप मांगना कुछ और चाहते हैं, हाँ, लेकिन आप वो सही तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि सही तरह से मैनिफेस्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ना लोगों की इंटेंशन जो, अब जैसे मान लो कि मैंने देखा भरत जी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मैं भी भरत जी जैसा ही ग्रो करना चाहती हूँ। जबकि ना मेरा वो डोमेन है, हाँ जी, ठीक है, ना मेरे अंदर वो स्किल सेट्स हैं भरत जी वाले कि मैं आपके जैसी ग्रो करूं, और मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ प्योरिटी भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, पर वो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बस एक चाह है, हाँ। चाहत से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। यस, उसमें डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कोई हीलिंग का एक मंत्र देना होता तो क्या होता? यंगर सेल्फ मेरे? यस। यू मीन कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी? यस, अगर लेट्स से 10 से 15 साल पहले वाली इशिता को अगर कोई मैसेज देना होता हीलिंग का, तो वो क्या होता? हीलिंग का, या मतलब हीलिंग, या यू मीन मैनिफेस्टेशन? कोई भी अगर एक मंत्र देना होता, लाइफ मंत्र, हाँ, तो वो क्या होता? क्लैरिटी ऑफ थॉट की। ओके, तब यानी कंफ्यूज थे आप? बहुत कंफ्यूज थी। ओके, मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं होती थी, चाहतें बहुत बड़ी बड़ी थी, पर क्लैरिटी नहीं थी कि उस तक पहुंचूंगी कैसे मैं। अच्छा, या वो मुझे मिलेगा कैसे, या मैं चाह क्या रही हूँ लाइफ में। तो उस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज थी। ओके, तो आज भी मुझे लगता है, आज जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इशिता बहुत कंफ्यूज थी लाइफ में। हाँ, तो अब नाउ यू आर ग्राउंडेड एंड थॉट्स क्लियर है। हाँ बिल्कुल, हाँ, कि वो एक एज के साथ मैच्योरिटी आती है और एक नॉलेज और स्किल्स के साथ आती है।
तो you हाँ, you have gained both, I guess. लाइफ एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, you're right. मैम, एनर्जी वैम्पायर्स, उनसे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? ओके, एनर्जी वैम्पायर्स में मैं आपको 2-3 कैटेगरी बताती हूँ। जो अच्छा। स्टार्ट होता है ब्लैक मैजिक से, ओके। एविल आई होती है, और आपके आसपास की एनर्जी, सराउंडिंग एनर्जी जो एक वाइब्रेशन के रूप में आपके साथ होती है, नेगेटिव एनर्जी। ओके। तो इसमें जो है, अगर मैं एक बहुत कॉमनली जो इफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में, वो है एविल आई। हाँ, वो इतने मतलब इंटेंसली आपके ऊपर हिट करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ये चीज सही चल रही थी, अचानक से खराब क्यों हो गई। हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि देखो, अगर नॉर्मली तो आप किसी को जो है, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो आपके आसपास हैं, आपसे कनेक्टेड है, फोन पे आपसे बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, जो रिलेटेड है आपके रिलेशनशिप से, आपकी ग्रोथ से, आपके फाइनेंस से, आपके करियर से। ये सारी बातें जो है, आप जितना हिडन रखेंगे, आपकी लाइफ जो है उतनी ज्यादा स्मूथ रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें छुपाने के क्रम में कि मुझे ये बात छुपानी है, वो रोना शुरू कर देते हैं, है मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे साथ तो ये खराब हो गया। ये सारी चीजें नहीं करनी, आपको बोलना ही नहीं। रिलेशनशिप कैसा है? ओके जी। फाइनेंस कैसा है? ओके जी। घर परिवार कैसा है? ओके जी, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा आप बोलो ही मत। अगले को आपको ये ना थोड़ा सा भी क्लू नहीं देना है कि आपकी लाइफ में चल क्या चल। सही बात। बस इससे आप ऐसे ही बच सकते हो। और अगर लग गई तो फिर उससे बचने का कोई तरीका? लग गई तो जो है, आप जो हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, हाँ जी, ठीक है, उसको सैटरडे को आप अपनी मुट्ठी में रखो, हिमालयन पिंक सॉल्ट, एंटी क्लॉकवाइज पूरी बॉडी के ऊपर से 7 बार वार के उसको टॉयलेट में फ्लश करो। ओके। आपको अपनी एनर्जी का लेवल खुद लो समझ आने लगेगा जब किसी की इविल आई आप पे पड़ी है। या तो आप अगर रिलेशनशिप पे पड़ी है तो झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, सडनली आपको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहे हैं, पर होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा जो है अपने घर में हवन करा दो, खुद से भी कर लो हवन, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, एक हवन करा दो घर में, और जो है चीजें फिर धीरे धीरे चैनलाइज हो जाएंगी। पर अगर आपको ये समझ आ गया कि ये इविल आई के कारण है, तो रिलेशनशिप के लिए मेरा एक जो सजेशन ये रहेगा कि आपस में अगर आप देख लो कि कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहे, तो एकदम साइलेंट मोड में चले जाओ, क्योंकि वो चीजें खराब कर देती है। क्योंकि यू नेवर नो कि आपके मुंह से क्या निकल जाए और बाद में आप रिग्रेट करोगे। हाँ, बिल्कुल। तो रेस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए रिलेशनशिप में किसी की भी। तो ये आप इविल आई से एक तो अपने प्लेजर्स के बारे में, अपने अबंडेंस के बारे में हिडन रखो, और दूसरी चीज है कि सॉल्ट हमेशा, वो जो हिमालयन सॉल्ट है वो अपने साथ अपने घर में रखो। आप बोल में करके जो है आप लिविंग रूम में रख दो, पूजा के स्थान पे रख दो, और अपने लिए भी रखो। जब आपको फील हो कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के टॉयलेट में फ्लश कर दो। अगर आपको इसका भी एहसास है कि किस इंसान के कारण ये हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने किसी से बात की, या मेरे घर पे कोई ऐसा इंसान आया जिसने मेरे घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब किया है, तो उस इंसान को इमेजिन करते हुए भी आप उस टॉयलेट में फ्लश कर सकते हो कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन ज़ी के लिए आपका क्या लाइफ मंत्र होना चाहिए? जेन ज़ी के लिए तो मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा कि रिलेशनशिप में, प्यार में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कम एज के हैं, कॉलेज गोइंग हैं, somehow they arrange some money, मैंने उसको दिया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ओके। अब मैं अपने पैसे वापस कैसे लूं? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। रिलेशनशिप तो प्रॉब्लम है ही कि चला गया या चली गई लाइफ से, जाने के साथ साथ रिलेशनशिप तो टूटा, वॉलेट भी टूटा। तो ये तो, लेकिन वो प्यार में समझ आता है उन्हें, यही तो समझने की जरूरत है। हाँ, और ये लाइफ लॉन्ग फिर उन्हें समझ देगी भी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो है जेन ज़ी स्टेटस मेंटेन करने के लिए, हाँ, उनको हर चीज चाहिए, उनको फैशनेबल ब्रांड्स यूज करने हैं,
उन्हें आईफोन चाहिए, उन्हें जो है पब्स में जाना है, डिस्कोस में जाना है, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाना है, ये सारी चीजें कैसे मेंटेन होगी? और जो है क्योंकि सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करना है। हाँ, ये है कि बाहर का उन्हें जो है एडमिरेशन चाहिए। करेक्ट, दे आर नॉट ग्राउंडेड। ये चीजें उन्हें सीखनी पड़ेंगी। अब उस एनवायरनमेंट से आप या तो कॉलेज से सीखोगे, अपने पेरेंट्स से सीखोगे, या अगेन सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर हम जैसे लोगों के पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो हम उन्हें यही सजेशन देंगे कि आप ग्राउंडेड रहे और जो चकाचौंध के पीछे ज्यादा ना भागे, क्योंकि वो 4 दिन की ही जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बार करियर बन गया ना तो आप जिंदगी में हर वो सुख सुविधाएं अवेल कर सकते हो, पर अगर आज डूब गए, ये टाइम डूब गया, तो फिर वो नहीं आएगा। और फिर वो इस लेवल के स्ट्रेस में चले जाते हैं कि भाई आज ये लाइक नहीं आया, आज इसने दिल तोड़ दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। हाँ, पेशेंस लूज करते हैं। अभी जेंजी में पेशेंस की बहुत कमी है। आपको कब लगता है कि एक क्लाइंट ट्रूली हील्ड हो गया है? जब वो वापस आके सेकंड कॉल में मैं उसकी आवाज सुनती हूँ। ओके, इंस्टेंटली पता चल जाता है। हाँ, जब वो जैसे एक हफ्ते पहले कोई क्लाइंट आया, वो बहुत डिप्रेस्ड है, रो रही है फोन पे, मैम ठीक कर दो, चीजें खराब हो रखी हैं, और 1 वीक या 1 मंथ बाद वो वापस आती है और ये कहती है कि मैम आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो वो उसके वर्ड से ज्यादा उसकी आवाज में जो खनक होती है ना, उससे पता चल जाती है कि वो कितनी खुश है अपनी लाइफ में। तो और ये बहुत बड़ा एक फीडबैक कह लो इसको, या बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ, मेरा काम मैंने अच्छे से किया। तो मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड नाउ। टैरो और न्यूमरोलॉजी? बोथ। Great. Sound bowls or mantra chanting? Again, both. One crystal you always carry? Quartz. Oh, great. One healing myth that irritates you? कि healing heal नहीं करता। सही बात है, करता है अगर सही जगह से हो। Correct. One celebrity you would love to give a healing session to? Oh, celebrity. नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Great actor. Your spirit animal? Leopard. One message for everyone seeking healing today? Seeking healing आप see, I cannot say this answer in just one word, क्योंकि ये एक सेंटेंस बनेगा कि जो भी हीलिंग सीख कर रहे हैं ना, वो हीलिंग के बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने के लिए अगेन अपने प्योरिटी और अपने प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस पे काम करें। Okay. Then the healing will automatically works. It will last longer. Okay. In their life. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बार बार आ रहे हो और हीलिंग ले रहे हो, ठीक होके जा रहे हो, एंड आप उसी विशियस सर्कल में फंस रहे हो जाके। हाँ जी। आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको हील कर रही हूँ, लेकिन आपको आपके घर जाए। इंटेंशंस और रॉन्ग थॉट्स जो है। करेक्ट। तो आपको अपने इंटेंशंस और प्योरिटी पे काम करना बहुत जरूरी है, और वो खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। एट लास्ट, your views on this show Beyond Reality with Bharat Sadhana? I'm feeling very good. I mean, it's kind of a blessing and pleasure for me to have you. Thank and you. Having me also. And I really feel very good today talking to you. Very positive. That's what matters the most. Yeah. I hope I have positive vibes. Yeah, absolutely you have. मैंने बताया ना कि जब क्लाइंट एंटर करता है और हम उसे देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कैसी पर्सनालिटी हो सकती है। तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। सो आई डिडंट फील कि हम पहली बार मिल रहे हैं या पॉडकास्ट जैसी चीज जो है कैमरा फेस करना है और एक जो है ना एंजाइटी टाइप या नर्वसनेस टाइप नहीं। आई मीन वेरी फ्रेंडली, वेरी पॉजिटिव ऑरा यू हैव। ये जो एक लाइन थी ना कि ये जो आपने अभी बोली कि मुझे नहीं लगा कि हम पहली बार मिले, ये आई एम क्लोज टू 50 एपिसोड्स और शायद 10 से 15 लोगों ने ये बोला, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यस, कि हाँ, जैसे कुछ लोगों ने पहले बोला कि नहीं आई एम नॉट कैमरा कॉन्शियस और ये वो, एंड आई सेड कि नहीं आप रिलैक्स हो, आई टेक केयर ऑफ इट। हाँ, और मैं आई नेवर शेयर क्वेश्चंस ताकि वो नेचुरल रहे। आपके साथ भी मैंने कोई क्वेश्चन शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिलैक्स रहें तभी नेचुरल होगा और रियल कंटेंट बन सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर द
ग्रेट इंटरव्यू। मैम फाइनली बताइए कि आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स, और एक फाइनल लाइफ मंत्र अगर देना चाहे तो व्यूअर्स के लिए क्या होगा? ओके, तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है इशिता शर्मा _official, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और लाइफ के मंत्र के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली आप जो है, जो मैंने बहुत बार अभी इस पूरे एपिसोड में बोला है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, और अपनी सोल की प्योरिटी पे काम करें और अपने स्किल्स पे काम करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, स्किल्स पे काम करना। देखो, सारी चीजें, सारे रिश्ते नाते, सारी दोस्ती यारी जो है एक तरफ चली जाती है। जब आप अकेले पढ़ते हो लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल सेट ही आपके काम आती है, तो वही आपको ऊपर लेके जाता है। तो खुद पे काम करना किसी भी तरीके से ना छोड़ें, पॉजिटिवली अपने ऊपर काम करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ग्रेट वर्ड्स एट द फाइनल। जिस तरह का इन्होंने फाइनल मैसेज दिया थ्रू आउट पॉडकास्ट, उसी तरह का रहा है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए इनके काम को, मैम को फॉलो कीजिए एंड देखिए कि साउंड हीलिंग इज अ मैजिक। बस आपको गट्स होने चाहिए आकर एडमिट करने के कि हाँ मुझे रिक्वायरमेंट है हीलिंग की, एंड इट वर्क्स मैजिक। और आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपके इंटेंशंस क्लियर होंगी, तो आप कहीं भी स्ट्रक नहीं होंगे लाइफ में। तो इसी तरह के और एपिसोड्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।